चलिए हम स्टार्ट करते हैं आवेश एवं विद्युत क्षेत्र का पार्ट 4। तो कल हमने देखा था पार्ट 3 में कूलाम का नियम हमने समझा था। कूलाम का नियम, हमने समझा था। आज हम इसकी कुछ सीमाएं देखेंगे। सीमा यानी कि इसकी कुछ लिमिट्स हैं। ये नहीं कि आपने कहीं पर भी दो आवेश देखे, आपने चाहे जहां आपने कूलाम का नियम लगा दिया, नहीं। इस नियम की कुछ सीमाएं हैं। देखो पहला ये नियम जो है, पहला ये जो नियम है, कूलाम का जो नियम है, वो केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य माना जाता है। बिंदु आवेश यानी कि बहुत ही छोटे आवेश, मैं बोलूं इतने छोटे आवेश बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है। बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे कि मैं मान लीजिए कोई एक वस्तु है, एक गोला है, इसको मैं कहीं से अगर मैं आवेशित कर दूं, प्लस आवेशित अगर मैं इसको कर दिया, ठीक है, और मैं एक और लाता हूं गोला, उसको मैंने आवेशित किया, इस बार मैं इसको माइनस कर दिया। आवेशित माइनस करना यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन देना, प्लस यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। तो अब मैं बोलूं कि इन दोनों वस्तुओं के मध्य अगर मैं कूलाम का नियम अगर मैं लगाना चाहूं तो नहीं मान्य होगा। कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश यानी कि बहुत छोटी वस्तु, इतनी छोटी वस्तु हो कि बिंदु की तरह दिखाई देती हो, उनके लिए ही केवल सत्य है। ठीक है, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य यह आवेश आराम से काम कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तरह के बिंदु ही होते हैं। तो ये बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। दूसरा, ये केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य माना जाता है। स्थिर आवेश यानी कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, देखो अगर ये गति अवस्था में हैं, चल रहे हैं, तो इनके मध्य कूलाम का नियम मान्य नहीं होगा। ये केवल स्थिर अवस्था में ही मान्य होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है। देखो तीसरा पॉइंट, देखो थोड़ा इसको समझते हैं अपन। देखो क्या था कूलाम का नियम, हमने बोला कि बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए भी सत्य है, प्रोटॉनों के लिए भी सत्य है। तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अगर कूलाम का नियम इन सब चीजों के लिए सत्य है, तो उन्होंने बताया कि हम लोग जानते हैं किसी भी एटम की जो स्ट्रक्चर जो होता है, उसकी जो संरचना होती है, इसे बोलते हैं एटम। मान लीजिए एक एटम है, हिंदी बोलेंगे परमाणु है ये। तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर चक्कर लगाते रहते हैं गोल गोल घेरे में। सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। और बीच में होता है न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। इस नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो किसी ने यह बोला कि यहां पर दो प्रोटॉन बहुत पास पास रखे हुए हैं। किसी ने बोला यहां पर क्या है कि दो प्रोटॉन, देखो काफी सारे होंगे प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर ये उदासीन है तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो यहां तो ये प्रोटॉन बहुत पास पास रखे हुए हैं और प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस का। तो अगर मुझे एक बात बताओ, अगर दो प्लस की चीजें बिंदु आवेश तो ये है ही, स्थिर अवस्था में भी रहते हैं ये तो, ठीक है। यानी कि अगर ये दो प्लस प्लस हैं तो इनके बीच तो भयंकर बहुत तेज लगना चाहिए प्रतिकर्षण बल, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने बताया कि ये जो नियम है, ये जो कूलाम का जो नियम है, केवल 10 की घात माइनस से 15 मीटर की अधिक दूरी के लिए ही सत्य माना जाएगा। उससे कम दूरी के लिए ये कूलाम का नियम नहीं माना जाएगा। कूलाम के द्वारा जो लगता है जो बल, वो बल मान्य नहीं होगा। यहां पर एक बहुत ही दुनिया का सबसे ताकतवर बल होता है, जिसे बोलते हैं नाभिकीय बल। नाभिकीय बल वो यहां पर कार्य करेगा। ठीक है, यहां आपका ये कूलाम का वाला बल जो है कार्य नहीं करेगा। तो ये इसकी 3 इसकी सीमाएं थी। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बारे में, परावैद्युतांक। देखो हम लोगों ने कूलाम के नियम में एक चीज देखी थी, हमने एक नियतांक था A, उसका हमने मान बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं।
इसे हम बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। विद्युतशीलता इसे हम बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो ये क्या होता है, परावैद्युतांक क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं किन्हीं भी दो माध्यमों के मध्य, किन्हीं भी दो माध्यमों के मध्य लगने वाला जो बल है, लगने वाला जो बल है, जैसे मान लीजिए प्लस है, ये भी प्लस है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इधर भी Q इधर भी Q ले लिया। आवेशों के मध्य जो लगने वाला जो बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों Q है, तो ठीक है, ये लगने वाला बल है। अगर मैं इन दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम रख दूं तो इनके मध्य जो लगने वाला जो बल हो जाएगा, मान लीजिए इस माध्यम को अपन, इस माध्यम का जो परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक यानी कि ये कितना घना है, किस टाइप से, इसे बोलते हैं परावैद्युतांक, वो K है। तो इनके मध्य जो लगने वाला जो बल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, इस K को बोलते हैं अपन माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं। ठीक है, ये अपन को ये बताता है कि ये जो है हवा की तुलना में कितना गुना घना है, कितना मतलब उससे कितना गुना ताकतवर है या कमजोर है, ये बताता है अपन को। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और सही से लिखना चाहूं, अगर मैं इस पूरे को अगर मैं एप्सिलॉन नॉट बोल दूं, केवल एप्सिलॉन नॉट बोल रहा हूं, केवल Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट K, तो यहां से इस K का, इसकी जो K का जो सूत्र निकल के आएगा एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से इसकी जो परिभाषा निकल के आएगी, यहां से इसकी जो परिभाषा निकल के आएगी K बराबर, इसे हम क्या बोलेंगे, ये माध्यम की विद्युतशीलता है, ये माध्यम की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन को बोलते हैं विद्युतशीलता। ठीक है, इसे अपन बोलेंगे ये निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। ठीक है, तो ये हो गया परावैद्युतांक। आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में अगर इसकी डेफिनेशन आती है पूछने के लिए, तो आप ये हल्का सा आप ये ड्राइव कर दोगे, देन उसके बाद इसकी आप परिभाषा लिखोगे। देखो क्या लिखोगे, इसकी डेफिनेशन सुनना, किसी माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता और तथा निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। क्या हुई इसकी डेफिनेशन, किसी माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता या निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यहां आप इसकी डेफिनेशन इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया समाप्त, परावैद्युतांक की परिभाषा, अगर आपसे 1 या 2 नंबर में पूछी जाती है। कूलाम का नियम अपना हो चुका है खत्म, अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कीजिए। देखो ये दोनों बल में कुछ समानताएं होती हैं, कुछ असमानताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन दोनों के मध्य होने वाली समानताओं के बारे में। देखो समानताएं, पहले मैं इधर लिख देता हूं स्थिर विद्युत बल बीच में लाइन खींच लेता हूं, इधर लिखता हूं मैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, चलिए इन दोनों के मध्य को समानता क्या होती है। देखो अगर मैं पहली समानता की अगर मैं बात करूं स्थिर विद्युत बल की, तो ये दोनों बल जो है व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। ये दोनों जो हैं व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। ये भी सेम आप लिख देना, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। यानी कि इनके मध्य जो लगने वाला जो बल है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ये भी देखो व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। इसमें भी देखो गुरुत्वाकर्षण बल में शायद आपको याद हो F बराबर G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर होता था।
तो ये दोनों बल जो है व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। दूसरा, ये दोनों बल निर्वात में भी कार्य करते हैं, निर्वात में भी कार्य करते हैं। सेम ये भी, ये दोनों बल क्या करते हैं, निर्वात में भी कार्य करते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात में बात करें, ये संरक्षी बल हैं। ये कैसे बल है, संरक्षी बल है। देखो संरक्षी बल और एक होता है असंरक्षी बल, आप जानते होंगे संरक्षी बल और असंरक्षी बल। देखो ये क्या है, ये पथ पर निर्भर नहीं करते। किन्हीं भी दो वस्तुओं के मध्य अगर लगने वाला जो बल है, जैसे कि मैं Q1 Q2 इनके मध्य लगने वाला बल है, अगर मैं क्या करूं, इसको अगर मैं घुमा फिरा के ऐसे 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 ला के फिर से यहां रख दूं, तो इस पथ से इस पर इनके मध्य लगने वाला जो बल है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि ये भी कैसा बल है, संरक्षी बल है। सेम ऐसे ही होता है, अगर कोई दो वस्तुएं हैं M1 M2, अगर इनके मध्य अगर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, मान लीजिए भी F कर रहा है, अगर मैं इसको उठा के ऐसे घुमा फिरा के ऐसे ऐसे ला के फिर दोबारा यहां पर रख दूं, तो इनके मध्य लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि ये इन दोनों के मध्य सीधी मिलाने वाली रेखा पर निर्भर करते हैं। इनके बीच में क्या हुआ, पथ कैसा है, उस पर निर्भर नहीं करते। देखो ठीक है, इनके मध्य अगर मैं कुछ आड़ी टेढ़ी अगर मैं पहाड़ी भी बना दूं, तो इनके मध्य लगने वाले बल हो वो डायरेक्ट सीधा होगा। ठीक है, डायरेक्ट सीधा होगा। अगली बात करें, ये निर्वात में भी कार्य करते हैं, ये भी निर्वात में भी कार्य करते हैं। निर्वात में, निर्वात यानी कि जहां हवा भी ना हो, वायु भी ना हो, ऐसी स्थिति में भी गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है। ठीक है, और ये वाला बल भी कार्य करता है। चौथे की बात करूं, ये केंद्रीय बल हैं, ये केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल से मेरा क्या मतलब, ये भी वही है, ये भी कैसे बल है, केंद्रीय बल है। इससे मेरा क्या मतलब है, अगर कोई भी दो वस्तुएं हैं या दो आवेश हैं, ये हमेशा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करेंगे। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करें। ये नहीं कि ये इसको इस तरह खींचे, ये इसको इस तरफ खींचे, नहीं। इनको जो मिलाने वाली जो रेखा है, इन दोनों को जो मिलाए, इसके अनुदिश ही कार्य करेंगे। इनकी जो बल की जो डायरेक्शन जो होगी, दिशा जो होगी, वो ऐसी ही होगी। या फिर अगर ये मान लीजिए प्रतिकर्षण कर रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर ये क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये उल्टे, लेकिन होंगे इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही। ठीक है, चलिए अब पर आगे बढ़ते हैं। ये हो गई समानता। अब बात करेंगे अपन असमानताओं की। अब हम बात करेंगे स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में की असमानताओं की बात करेंगे। देखो ये जो बल है, स्थिर विद्युत जो बल है, ये केवल कैसा होता है, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होते हैं इसके अंदर गुण, लेकिन इसके अंदर केवल कैसा गुण होता है, आकर्षण वाला गुण होता है, प्रतिकर्षण नहीं करते। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, किन्हीं भी दो वस्तुओं के मध्य हमेशा आकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण बल नहीं होगा। ठीक है, दूसरी में बात करूं, यह बल बहुत ही मतलब स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, बहुत बलवान है। मतलब ये बल, इस बल का मान बहुत अधिक होता है, इस बल का मान बहुत अधिक है। ये क्या है, ये बहुत कम होता है। देखो इसका कारण भी है। देखो यहां अपन जो सूत्र देखा था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r², यहां जो बल का जो मान था F बराबर G m1 m2 अपॉन में r²। ठीक है, अब आप इसमें इस नियतांक को जरा ध्यान से देखिए, इनके मान जो होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। देखो यहां इसका जो मान निकल के आता है 9 × 10⁹ तो ये जो मान है ये बहुत बड़ा हो चुका है, 9 × 10⁹। यहां जो जी का मान शायद आपको याद हो 6.67 10⁻⁻11 होता है। तो देखो -11 यानी कि इसमें क्या इतने का भाग लगेगा, तो इतना भाग लगने से चीजें बहुत छोटी हो जाएंगी। तो ये जो बल जो है बहुत कैसा हो जाएगा, बहुत ही नगण्य हो जाएगा। इसलिए इस बल का मान बहुत अधिक होने के लिए इन m1 m2 का मान भी बहुत अधिक होना चाहिए। ठीक है, जब m1 m2 के मान बहुत अधिक होंगे
तभी ये बल कार्य करेगा। ये दुनिया में हर वस्तु पे लग रहा है ये बल, जैसे कि किन्हीं भी इन दोनों पेनों के मध्य भी ये बल कार्य कर रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि जी की वजह से इनका मान क्या हो गया, बहुत कम हो गया है। लेकिन अगर जब मैं इसको ऊपर की ओर फेंकता हूं तो ये नीचे गिर जाती। क्यों गिरती है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी जो है इसको अपनी ओर खींच रही है। लेकिन यहां पर इसका बल इतना अधिक क्यों हो गया कि इसने खींच लिया? क्योंकि यहां पृथ्वी का जो भार है, जो एम है, वो बहुत अधिक है। इस वजह से यहां पर ये कार्य कर जाता है, किन्हीं भी सामान्य स्थिति में ये बल कार्य नहीं करता। चलिए, ये बात हो गई। तीसरा, ये दो आवेशों के मध्य स्थिर माध्यम पर निर्भर करता है। ये क्या करेगा? यह माध्यम पर निर्भर करता है, यह माध्यम पर निर्भर करता है, और यह निर्भर नहीं करता, यह निर्भर नहीं करता है। यानी कि अगर किसी भी दो आवेशों के मध्य अगर आप कोई भी माध्यम रख देते हैं, कोई पहाड़, पत्थर, कंकड़, कूड़ा, जो भी, तेल, घी, आप जो भी रखना चाहें, तो उससे इनके मध्य जो लगने वाला बल है उस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन यहां आप इनके बीच में कुछ भी रख दें, इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो गई इसकी असमानताएं। चलिए, अब हम बात करेंगे, आपके सामने दो डेफिनेशन अपन को लिखनी है। एक है विद्युत क्षेत्र और एक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखो, विद्युत क्षेत्र होता है, मैं मान लीजिए कोई एक आवेश है, अगर मैंने इसके चारों को एक आवेश रख दिया, प्लस माइनस जो भी आप रखना चाहें, तो अगर मैं इसके पास में कोई एक आवेश लाता हूं तो ये क्या करेगा? अगर ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये क्या करेगा? अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। यानी कि इसका एक क्षेत्र होता है जहां तक इसकी एक ताकत होती है, एक शक्ति होती है। यानी कि आपको वो क्षेत्र दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऐसा होता है एक क्षेत्र। किसी भी आवेश के चारों ओर एक तरह का क्षेत्र पैदा होता है जहां तक इसकी शक्ति होती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसकी शक्ति यहां जाके मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। अगर मैं किसी आवेश को अगर मैं यहां लाता हूं तो शायद ये इसको खींच ले, लेकिन अगर मैं इस आवेश को अगर मैं यहां ले जाऊंगा तो इसको खींचे ना। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि यहां तक इस आवेश की शक्ति नहीं है, लेकिन इतनी कम है कि वो इसको खींच नहीं पा रहा है। जैसे कि मैं बात करूं, आप इससे आप नहीं समझ पाएंगे, आप चुंबक से आप बड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। आप एक चुंबक लें, एक चुंबक है, इसका 9 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, जो भी ध्रुव है, ठीक है। तो इस चुंबक के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है, एक क्षेत्र होता है जो अनंत तक फैला होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसका क्षेत्र कहीं पर जाके जीरो हो जाता है, मैं जीरो तो होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो अगर मैं मान लीजिए यहां पर आपने कोई लोहे का कोई वस्तु रखी, कोई लोहे की वस्तु रखी, तो ये क्या करेगा? ये चुंबक इसको खींच लेगा, इस लोहे की वस्तु को। लेकिन अगर आप इस लोहे को इसके क्षेत्र से बहुत दूर ले जाते हैं, ये लोहा है, तो अब ये चुंबक जो है अब इस लोहे को नहीं खींच सकती। क्यों? क्योंकि यहां तक इसकी ताकत इतनी कम हो चुकी है, इसके क्षेत्र की ताकत इतनी कम हो चुकी है कि अब ये इसको खींचने लायक नहीं है। तो ऐसे ही उसे ही बोलते हैं अपन विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ध्यान से देना, इसकी डेफिनेशन है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई भी आवेश रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश रखने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी हो गई परिभाषा। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। देखो, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर E बराबर F अपॉन में Q नॉट। ये इसका सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन E से बताते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन E से बताते हैं। इसका सूत्र होता है E बराबर F अपॉन में Q नॉट। ठीक है, अब देखो, अब इसको देखो, यहीं से इसकी देखो डेफिनेशन निकलेगी। ठीक है,
इसको मैं बोल दूं कि तू भाई एक बन जा, यानी कि एकांक बन जा। क्या बन जा? तू एक बन जा। अगर मैं इसको एकांक बोल देता हूं, एकांक यानी कि इसमें क्यू नॉट को अगर मैं एक बोल देता हूं, तो देखो इसकी डेफिनेशन, किसी एकांक धनावेश पर, इसे अपन क्या बोलते हैं? धनावेश बोलते हैं। किसी एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसकी देखो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। किसी एकांक, इसको मैंने बोल दिया कि तू एक बन जा, यानी कि एकांक, अगर ये एक हो जाएगा, अगर ये 1 हो जाएगा तो E बराबर F हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यानी कि किसी एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ही क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये हो गई इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। किसी एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। यहां से आप बल का मान भी निकाल सकते हैं, जो आपको काफी काम देगा आगे के सूत्रों में। यहां से अगर मैं F का मान निकालना चाहूं तो विद्युत क्षेत्र में लगने वाला जो बल है किसी भी आवेश पर, वो F बराबर Q नॉट E होता है। इसे आप याद रखें, F बराबर Q नॉट E होता है। तो आज हमारी ये होगी डेफिनेशन विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या थी? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई आवेश रखा जाए तो वह आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ही क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए आज पर इतना रखते हैं।